ऑलराइट, गर्मी की बात करें तो इस बार ऑनसेट थोड़ा जल्दी होता हुआ नजर आया। फरवरी गर्म था और मार्च डेफिनेटली ज्यादा गर्म था। 15 मार्च के बाद आईएमडी को इस साल गर्मी ज्यादा पड़ने की आगे जाकर भी आशंका है। हालांकि आईएमडी ये भी कह रहा है कि इसका असर गेहूं की फसल पर नहीं पड़ेगा। क्या है कारण, अगले 2 महीने कैसे देखने को मिल सकते हैं मौसम के लिहाज से? आईएमडी में हेड ऑफ क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज केएस होसालीकर हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि हमारे सहयोगी असीम मनचंदा से एक्सक्लूसिव बातचीत में यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज किरण रिजिजू ने क्या कहा। इस बार अप्रैल से जून तक भीषण गर्मी पड़ेगी। बात करने के लिए हमारे साथ अर्थ साइंसेज मंत्री किरण रिजिजू हैं। सर, बहुत ज्यादा गर्मी इस बार रहने वाली है अप्रैल से जून तक। हाँ, जो हमारा आईएमडी का प्रेडिक्शंस रहती हैं उसके हिसाब से अप्रैल के अंत से लेकर के जून तक का जो अनुमान है हीट वेव्स बढ़ने का और टेम्परेचर जो है नॉर्मल से ऊपर उठने का संभावना है। इसलिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के डिपार्टमेंट और एनडीएमए और जितने भी हमारे भारत सरकार के और विभाग हैं सब मिल करके आज लोगों को फिर जानकारी देने का फिर से आज कोशिश किया गया कि चुनाव का मौसम भी है और वैसे भी हीट वेव वगैरह थोड़ा सा नॉर्मल से ऊपर उठने का संभावना दिखाई दे रहा है। तो सब प्रिकॉशंस लें, सब सावधानी बरतने का जरूरत है। साथ साथ में क्या करना चाहिए इसका भी जो अपडेट्स या एडवाइजरीज इशू किया गया है राज्य सरकारों को भी और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं एजेंसी से सबको बताया गया है। तो उस हिसाब से सावधानी बरतना चाहिए ताकि हमारा जान माल का नुकसान ना हो। कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसके ऊपर असर पड़ेगा और वजह क्या लग रही है आपको इस बार गर्मी? अभी जैसे बताया गया कि जो कोस्टल रीजन है खास करके जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उधर का उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र और मध्य भारत में जिस तरीके से हीट वेव बहुत ज़्यादा होने का प्रोजेक्शन दिख रहा है, तो इस हिसाब से सब तैयारी अच्छे से करें और वहाँ के राज्य सरकारों को भी और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से भी ये सबको एडवाइजरी जारी किया गया है। तो सब इसका ख्याल रखें। तो एल नीनो है इसकी वजह इस बार भी क्या? एल नीनो से क्या है कि वो एक फेनोमेना होता है जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर बारिश में उसका असर होता है। तो इस बार जो एल नीनो रहने की वजह से जो काफ़ी वेदर में शिफ्ट हुआ है उसका हमारे डीजी ने भी जैसे एक्सप्लेन किया है। तो वो हमारे हाथ में तो नहीं ये मौसम कैसा रहना चाहिए, लेकिन हमको जानकारी एडवांस में रहे तो उसका फायदा होता है कि हमको क्या कदम उठाना चाहिए। ऑलराइट, ऑफ कोर्स मॉनसून का ऑफिशियल अपडेट का तो इंतजार हम करेंगे ही, लेकिन तब तक अप्रैल, मई और जून के महीने यहाँ पर काफ़ी गर्म रह सकते हैं। हमारे साथ अब मिस्टर केएस होसालीकर जुड़ चुके हैं। होसालीकर जी नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि मार्च अबव नॉर्मल रहा यहाँ पर, अप्रैल की शुरुआत हो चुकी है और 42.6 डिग्री अब तक का हाईएस्ट टेम्परेचर जो हमने महाराष्ट्र, अकोला और फलौदी राजस्थान से आता हुआ देखा है। ऑफ कोर्स स्टेट्स ऑलरेडी थोड़ी सी चिंताजनक हैं, पानी रिजर्वॉयर्स में ऑलरेडी कम है। क्या कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए फिर अप्रैल के लिहाज से? जो पूर्वानुमान मौसम विभाग ने दिया है जिसमें हमने अप्रैल, मई और जून किस तरह रहेगा, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की जानकारी, उसके साथ में अप्रैल में किस तरह का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा और बरसात की क्या संभावना है अप्रैल में, इसके बारे में भी कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर और सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाकर इसके बारे में पूरी जानकारी दी। जब देखा जा रहा है तो अप्रैल महीने की अगर हम बात करें तो पूरे देश में, तकरीबन पूरे देश में जो है, जो मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों जो है नॉर्मल के ऊपर रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। और खास करके इसका असर जो है ये पावर सेक्टर पे हो सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे हो सकता है, वाटर सेक्टर पे हो सकता है और साथ ही साथ हेल्थ जो है उसके संभावित भी हमें बहुत कुछ जानकारी इसमें मिल सकती है या उसके लिए प्रिकॉशंस लेने हैं। और जो अप्रैल, मई, जून की हम अगर बात करते हैं तो पूरे देश में जो है कुछ हिस्से को अगर छोड़ेंगे, जैसे पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट भारत के अगर कुछ पॉकेट अगर हम छोड़ते हैं तो तकरीबन पूरे देश में जो है जो अधिकतम तापमान है वो एवरेज से ऊपर रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे आपने कहा कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स दोनों ही यहाँ पर अप्रैल के महीने में बढ़ सकते हैं, तो हम कितने डिग्री सेल्सियस की यहाँ पर बात कर रहे हैं? क्योंकि जो एक लास्ट रिपोर्ट मैंने मिस्टर होसालीकर पढ़ी थी उसमें माना जा रहा था कि कई कई स्टेट्स में जो मार्च की हालत थी 2 से 5 से 7 डिग्रीज भी टेम्परेचर कहीं कहीं ज्यादा था, जो नॉर्मल से काफी ऊपर है। बिल्कुल आपने सही कहा। जब मार्च जो महीना रहता है वो विंटर टू समर वाला एक ट्रांजिशन मंथ रहता है,
तो उसके कारण कुछ जगह पे ऐसे होता है कि वी सी लॉट ऑफ डिपार्चर, मतलब काफी 5 से 6 डिग्री ऊपर भी तापमान हम देखते हैं। लेकिन अगर हम इस अप्रैल के अगर हम बात करें तो जो पूर्वानुमान हमने दिया है अप्रैल महीने के लिए, तो उसमें अगर हम देखेंगे कि जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्से हैं, महाराष्ट्र के जो मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं और थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया, गुजरात और एमपी के अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हीट वेव डेज जो है वो जो है उसकी नॉर्मली जो है वो औसत से ज्यादा 4 या 5 दिन ज्यादा हमें दिख रहा है। इसका मतलब ये सब इलाके वो है जो मध्य भारत, दक्षिण भारत और गुजरात के कुछ हिस्सों में तापमान जो है औसत से ज्यादा, जब हम हीट वेव की बात करते हैं तो नॉर्मल से 4 या 5 डिग्री, 4.5 डिग्री के ऊपर की हम बात करते हैं। तो इस तरह का तापमान देखने को मिल सकता है अप्रैल महीने में। लेकिन इसके साथ में हमने ये भी कहा है कि कुछ जगह पे बरसात भी हो सकती है अप्रैल महीने में, जैसे नॉर्थ वेस्ट ऑफ राजस्थान में हमने कहा है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में हमने कहा है, और कुछ मध्य भारत में भी हमने कहा है कि कुछ जगह पे बरसात की संभावना भी बनी है अप्रैल महीने के लिए। सो मिस्टर सालेकर, ये तो ऑफ कोर्स अप्रैल के लिए है, मई का महीना अभी बाकी है एंड मैं आपको पुश नहीं करूंगी क्योंकि आईएमडी अपनी जो नॉर्मल फर्स्ट ऑफिशियल फोरकास्ट है वो मिड अप्रैल में कभी लेकर आएंगे, तो उसका 10-12 दिन का हम इंतजार यहाँ पर करेंगे। लेकिन जैसी हालत अप्रैल में है और आपने कहा कि शायद कई कई जगह पे बारिश भी है लेकिन वो शायद इतनी ना पड़ पाए, और जिस तरह का सीडब्ल्यूसी का डेटा है जहाँ पर हम वाटर रिजर्वॉयर्स की हालत काफ़ी ख़राब देख रहे हैं, तो आप कहेंगे बाय द टाइम हम मानसून यहाँ पर हिट कर रहे हैं मिड मई से जून तक आते आते पानी की किल्लत के लिए तैयार रहना चाहिए, स्पेशली जिस तरह का तापमान हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो तापमान जो है तीनों महीने के लिए जो हमने दिया है मौसम विभाग ने अप्रैल मई जून में, और बरसात आने के लिए अभी कुछ समय डेफिनेटली है, लेकिन इन 3 महीने में हमने ये कहा है कि टेम्परेचर जो है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है नॉर्मल से ऊपर रहने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर पे असर रहेगा, इंडस्ट्री में असर रहेगा, हेल्थ सेक्टर पे असर रहेगा, और क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पावर सेक्टर भी जो है वो उसके ऊपर भी ये असर करेगा। तो मेरे ख्याल से जो हमारे लास्ट ईयर का जो मानसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको देखते हुए ये जो आने वाले 2 या 3 महीने हैं, हमको ये स्पेशली जो वाटर रिलेटेड मैटर्स है इसके लिए हमको काफी सेंसिटिविटी बरतनी चाहिए और इसके ऊपर काफी ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक फाइनल सवाल मिस्टर सालेकर, ऑफ कोर्स हमने आईएमडी का तो यहाँ पर एडवाइजरी आता हुआ देखा ही है, स्टेट्स अब यहाँ पर इंश्योर करेंगी, काफी सारी प्रिकॉशंस लेनी है, तो किस तरह की बातचीत और क्या कुछ काम आईएमडी के साथ, सरकारों के साथ हो रहा है? जो हम लोग जो ऑल द स्टेक होल्डर्स है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, वाटर सेक्टर है, एनडीएमए है, अब बाकी के जो हेल्थ सेक्टर है, तो ये सभी के साथ जो है आईएमडी मिलकर काम कर रहा है। और ये जो एडवाइजरीज है, जो सीजनल एडवाइजरीज है, इसके चलते हम वीकली, मंथली और नेक्स्ट 4 to 5 डेज में क्या होने वाला है इसके बारे में भी हम पूरे एडवाइजरी, पूरे प्रिकॉशंस, पूरे अलर्ट जो है सभी स्टेट और सभी स्टेक होल्डर्स को देते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा जो माननीय मंत्री साहब ने भी बताई है, क्योंकि ये अप्रैल मई जो महीना है इसमें पूरे देश में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसके लिए भी हम लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। एट द सेम टाइम सभी वोटर्स को भी जाना है, तो मेरे ख्याल से टेम्परेचर के जो अपडेट्स रहेंगे या वेदर रिलेटेड अपडेट्स रहेंगे, इसके ऊपर हम सबको जो है थोड़ी ज्यादा निगरानी इन दौरान रखने की बहुत जरूरी है, ये मैं समझता हूँ। एब्सोल्युटली मिस्टर सालेकर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल से हमारे दर्शकों के वो समझाने के लिए भी कि टेम्परेचर्स यहाँ पर बढ़ेंगे, इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, तो पानी की किल्लत, पावर की किल्लत, एग्रीकल्चर में कंसर्न्स और इंडस्ट्री में कंसर्न्स, तो ये सब चीज़ों के लिए अगले 2-3 महीने के लिए यहाँ पर तैयार रहना होगा। और जैसे कहा गया कि मिड अप्रैल में यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी मानसून्स को लेकर भी, तो उसके ऊपर भी बाजार की नज़र रहेगी, वो एक हेल्पिंग सिचुएशन रह सकती है। आगे बढ़ेंगे और आप कैसे देखते हैं अब दिनेश जी यहाँ पर आगे लेकर, जिस तरह की पानी की किल्लत है, मौसम की किल्लत है, एग्री एज ऑफ नाउ माना जा रहा है कि गेहूं को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बुआई जो खरीफ की है वो कुछ आपको लगता है डिलेड होगी, किसान यहाँ पर प्री मानसून, मानसून पहले देखना चाहेंगे? जी मनीषा जी, जैसे कि बताया गया है कि सिचुएशन वाकई चिंताजनक है और मुझे लगता है कि जो भी इन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है वहां पर मैक्सिमम पानी पिया जाए, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। जहां तक कि एग्रीकल्चर की बात है, ये तो सोइंग सीजन नहीं होता है मोस्टली, लेकिन अगर अर्ली सोइंग कहीं होती है तो फिर वहीं पर एक दिक्कत होने की पूरी संभावना नजर आती है। लेकिन इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट राइट नाउ कि उस समय के टेम्परेचर क्या होते हैं और किस टेम्परेचर में सोइंग हो सकती है। बट बिल्कुल सिचुएशन थोड़ी सी चिंताजनक है और उसका बिल्कुल हमें ध्यान रखना चाहिए।
और इसी बीच बाकी जो एग्री कमोडिटीज जो एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रही हैं, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली के साथ आज मैंने काम होते हुए देखा है, ओवरऑल एग्री स्पेस पे आपका टॉपिक यहाँ कहाँ है? जी बिल्कुल, कॉटन सीड ऑयल के कैसा मुझे लग रहा है जो एक अच्छा सेक्टर उभर के आएगा। मुझे लगता है कि अगर कहीं 2625 2620 के आसपास अगर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो एक 70 से 80 रुपए की चाल हमें इसमें देखने मिल सकती है और 2585 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। कॉटन सीड ऑयल के में वॉल्यूम्स भी अच्छे बढ़े हैं और निचले स्तर से इसमें इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव टर्न अराउंड हुए। मुझे लगता है कि मेरा बेस्ट पिक होना चाहिए। ठीक है। डॉलर इंडेक्स को आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 105 तक के स्तर वहां पर बनते हुए नजर आए हैं। रुपए में हमने थोड़ी सी वीकनेस आते हुए देखी है। और दिनेश जी, ये सब उस समय पे आ रहा है जहां पर आरबीआई का सर्कुलर, जिस तरह के हमने सेबी का सर्कुलर भी आता हुआ देखा, क्लैरिटी का ऑफकोर्स बाजार को इंतजार है कि अब आप ट्रेड नहीं कर सकते करेंसीज में, सिर्फ हेज कर सकते हैं। एक क्लैरिटी का इंतजार है, 5 अप्रैल एज अ डेट का भी इंतजार है। आप कैसे देख रहे हैं इस बैक एंड फोर्थ को? बाजार को लगता है कि वॉल्यूम्स काफ़ी यहाँ पर गिर जाएंगी। सो एज अ कमोडिटी, एज अ करेंसी एक्सपर्ट, आप कैसे, कितना इम्पैक्ट होता हुआ आप देखते हैं? बिल्कुल, वॉल्यूम तो निश्चित तौर से बहुत ज्यादा गिरेंगे क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम जो होता है वो ट्रेडिंग का वॉल्यूम होता है। और अगर इसमें कमर्शियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स ही अगर इसमें ट्रेड कर पाए तो देयर वुड बी एन नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज टू बी डन कि हम क्यों ट्रेड करना चाह रहे हैं और कैसा ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम में तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इसमें गिरावट होगी। साथ ही साथ जो भी ट्रेड करेगा उसके लिए सारे कंप्लायंस इश्यूज भी काफी ज्यादा निकल कर आएंगे। दिनेश जी, एज ऑफ नाउ जिस तरह का पार्टिसिपेशन है, कितना हम ट्रेड और कितना हेजर्स की तरफ से आता हुआ देखते हैं? मुझे लगता है कि कमर्शियल मार्केट पार्टिसिपेंट मैक्स टू मैक्स 20% हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आई डोंट हैव एग्जैक्ट फिगर, जी। बट मैक्सिमम हमारे यहाँ जितने भी लोग ट्रेड करते हैं इसमें ये मैक्सिमम दे डोंट हैव एनी एक्सपोजर टू दी डॉलर या बाहर के लिए कोई चीज हो। दे जस्ट वांट टू स्पेकुलेट ऑन बेसिस ऑन दी प्राइस एक्शन वॉल्यूम्स। जी हाँ, और सबसे ज़्यादा ट्रेड कौन सी करेंसी में भी होता है? क्योंकि जिस तरह से जापानीज येन में मूवमेंट आई है, यूरो में फॉर दैट मैटर, रुपए में बहुत समय के बाद, एक बहुत स्टेडी मूव के बाद अब ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर मूव्स आते हुए देखे हैं, लेकिन किस करेंसीज में आपने ज़्यादा इंटरेस्ट भी बनते हुए देखा? जी मैक्सिमम जो अभी पिछले अगर 7 से 8 महीने देखे तो मुझे लगता है कि 8280 और 8340 ये रेंज में ही डॉलर ट्रेड रहा। तो उस समय वॉल्यूम काफी कम हो गया था, लेकिन जैसे ही 8240 के आसपास से आना शुरू हुआ है, इसमें वॉलेटिलिटी जैसे ही बढ़ी, यहाँ पर हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट मैक्सिमम जो होता है ये रुपये डॉलर में ही ज्यादा काम। 8335 हमारी स्क्रीन पे। एक फाइनल व्यू, आप यहाँ से आपको रुपया कैसा लगता है? मुझे लगता है ये दोबारा 84 के लेवल टेस्ट कर सकता है। नीचे में 81 8315 के नीचे जाता हुआ नजर नहीं आता है। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वो रुपए पे यहाँ पर मूव्स है। ऑफ कोर्स करेंसी मार्केट्स में कोई और क्लैरिटी या क्लैरिफिकेशन निकल के आता है उसके ऊपर नजर रहेगी, लेकिन एज ऑफ नाउ जैसे दिनेश जी भी कह रहे थे, काफ़ी लोगों ने अपनी पोजीशंस यहाँ पर वाइंड डाउन करनी शुरू कर दी हैं। जहाँ तक ट्रेड था वो 80% इसका हिस्सा था, सिर्फ 20% यहाँ पर कमर्शियल है। तो ये एक और बाजार जो ऑलमोस्ट बंद होता हुआ दिख रहा है। ऑफकोर्स इसका क्लैरिटी का इंतजार है और हम लगातार इसके ऊपर आपको अपडेट भी करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो पूरा फोकस डालेंगे इक्विटी मार्केट्स पर।